हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हम केमिस्ट्री क्या चीज़ है। देखो केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री क्या है, ये एक ब्रांच है साइंस की। देखो साइंस की ब्रांच है तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा आता है, तो ये भी एक ब्रांच है किसकी, साइंस की, आप जानते हो, जो डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के साथ। अब इसका क्या मतलब है यहाँ समझेंगे। देखिए कंपोजिशन मतलब कोई चीज़ है तो बनी किसके साथ है, ठीक है, तो उसका फॉर्मेशन किस किस से हुआ। लेट अस सपोज मैं लेता हूँ वाटर H2O, तो वाटर किस किस से मिलके बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। मैं लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलके बनी, कार्बन और ऑक्सीजन से। ये हो गया कंपोजिशन। दूसरा इसका स्ट्रक्चर कैसा भाई, आप अगर मीथेन लेते हो, लेट अस सपोज मैं मीथेन लेता हूँ CH4, तो इसका तो आप स्ट्रक्चर 10th में पढ़ के आए हो कि ये स्ट्रक्चर होता है मीथेन का। तो किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा, अगर कोई मेरे पास कोई केमिकल फार्मूला दिया है या कोई कंपाउंड दिया है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके साथ भी डील करती है। और प्रॉपर्टीज़ के साथ, प्रॉपर्टीज़ क्या कि जैसे मैंने ये लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये गैस है या लिक्विड है, ये तो आपको पता है कि ये गैस है। गैस है तो मतलब इसकी प्रॉपर्टी है कि ये गैसिस फॉर्म में है। वाटर है तो वाटर को हम जानते हैं ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है मैटर की, ठीक है, इनके साथ जो साइंस डील करती है उसे बोलते हैं केमिस्ट्री। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। द चेंजेस विच टेक प्लेस इन मैटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अब चेंजेस भी तो आती है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वाटर वेपर्स है, ठीक है, वेपर्स है। तो वेपर्स को अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो ये थे गैसिस फॉर्म में, तो मैं इसको बना लूंगा कंप्रेस करके, मैं इसका बना लूंगा वाटर, ये बन जाएगा मेरे पास लिक्विड फॉर्म में। इसका मतलब मैंने कुछ कंडीशंस अप्लाई की। मैंने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे प्रेशर, मैंने यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज किया जब गैसिस का, तो गैसिस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट में। तो ये जो चेंजेस आ रही हैं, द चेंजेस विच टेक प्लेस इन मैटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। हर बार प्रेशर थोड़ा होगा, हमारे पास हज़ारों कंपाउंड है, लाखों कंपाउंड है, सबके अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा टाइप का ट्रीटमेंट्स होता है। बस मैं यहाँ इस एग्जांपल से ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ प्रेशर की कंडीशन अप्लाई की है और मैंने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैंने उसको चेंज कर दिया है, मैटर को ही चेंज कर दिया। मैटर की स्टेट यहाँ गैसेस थी, मैंने लिक्विड बना दी। एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस, और कुछ लॉज होती हैं, लगते हैं यहाँ पे, जो इन चेंजेस को गवर्न करते हैं, जिसकी वजह से ये जो चेंजेस आती हैं वो अप्लाई हो सकती हैं। अब लॉज कैसे हो गए, जैसे मेरे पास वाटर है, तो वाटर बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना पड़ेगा, तो कुछ तो तरीका होगा ना। ला इसमें क्या लगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनाने के लिए ला ये लगा कि इसमें जो मास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1 देखो, अगर आप हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन का मास निकालें तो 1:8, तो 1:8 जो होता है बाय मास वाटर बनाने के लिए लगता है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस भी जो इनको गवर्न करती हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी करना, कैसे किसी मैटर को दूसरे मैटर में हम चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या लॉज अप्लाई होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किससे मिलके बना है, इन सब की स्टडी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। अब देखिए केमिस्ट्री में मेरे पास 3 मेन ब्रांचेस आती हैं, ठीक है, मेन 3 ब्रांचेस आती हैं। नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में आपने क्या स्टडी करना है। देखो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है, कितने मोल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, तो कितने मोल्स अपनी स्टेट बदल रहे हैं, कितना एनर्जी रिलीज़ हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में। तो ऐसी चीज़ें स्टडी की जाती हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ हम मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं। नंबर 2 इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई नाम में ही ऑर्गेनिक लिखा है, तो ऑर्गेनिक क्या होती हैं, वो चीज़ें जिसमें जो डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, जिसमें आपको हाइड्रोजन मिले,
और कार्बन मिले किसी कंपाउंड में तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसी चीज़ जो प्लांट्स और एनिमल से डिराइव की जाती है उसको भी ऑर्गेनिक बोलते हैं। लेकिन जब आप प्लांट्स और एनिमल से कोई चीज़ डिराइव करोगे तो उसमें ये दो कंपोनेंट ज़रूर होंगे, एक होगा हाइड्रोजन, दूसरा होगा कार्बन। तो कई बोलते हैं कि सिर्फ कार्बन वाला, सिर्फ कार्बन नहीं भाई, सिर्फ हाइड्रोजन भी होता है। कुछ बुक्स में या कुछ नोट्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन होता है ना, ये डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है भाई। सिर्फ कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक थोड़ी ना है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कार्बन तो यहाँ पे भी है CO2, तो कार्बन तो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन होगा तो भी नहीं, दोनों का होना ज़रूरी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो जिसमें आप कौन से कंपाउंड स्टडी करोगे जिसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, उस ब्रांच वो जो ब्रांच होगी केमिस्ट्री वाली वो कहलाएगी ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक क्या होगी? देखो ऑर्गेनिक का मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ यहाँ। तो ऑर्गेनिक का मेरे पास एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक है भाई। तो ये ऑर्गेनिक का एग्जांपल आ गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से आगे भाई? जिसमें यहाँ होता है हाइड्रोजन और कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा भी कुछ हो सकता है। जैसे कार्बन यहाँ पे भी हो सकता है, ये लो कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, ठीक है। HCl, यहाँ हाइड्रोजन है, साथ में मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया, तो ये भी क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक नहीं होंगे वो कहलाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस क्या है? हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम केमिस्ट्री स्टडी क्यों कर रहे हैं भाई? केमिस्ट्री हमारी लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल होती है? तो कुछ बेसिक जो फील्ड्स हैं मैंने यहाँ लिख दी। यहाँ पे तो केमिस्ट्री का एप्लीकेशन ज़रूर होता है। पहला, मेडिसिन्स में इसका यूज़ होता है। मेडिसिन्स में कैसे? जैसे ड्रग्स बनाते हैं हम, कोई भी सर दर्द हो गया, कोई भी हो गया, हम मेडिसिन खाते हैं तो ड्रग्स ही खाते हैं भाई, वो ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स वही नहीं जो इंजेक्शन लगते हैं, वो वाले नहीं भाई। ड्रग्स वो हो गए जो मेडिसिन्स आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा किसी डिजीज़ के, मतलब किसी डिजीज़ के अगेंस्ट आपको क्या ड्रग्स लेना है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो ड्रग्स होते हैं। जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, तो इनको ठीक करने के लिए, इन डिजीज़ को ठीक करने के लिए जो हम मेडिसिन या दवाइयाँ खाते हैं उन्हीं को ड्रग्स बोले जाएगा। जैसे एनालिसिस हो गई, पेन किलर्स, जो रेडी पेन को कम करे वो हो जाएगा एनालिसिस। आप इसका डेफिनेशन बना के लिख सकते हो, दोज ड्रग्स या फिर दोज मेडिसिन विच आर यूज टू रिड्यूस पेन, या फिर विच इज़ ट्रीटेड एज अ पेन किलर। तो जो पेन किलर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस। यहाँ पे भी हम मेडिसिन में ही आता ना भाई ये। तीसरा, एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं जब हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम क्या खाते हैं उस टाइम? एंटीबायोटिक्स खाते हैं। तो क्यों? वो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। एंटीसेप्टिक्स का हम यूज़ कर रहे हैं। एंटीसेप्टिक्स भी कहाँ लगते हैं? इन्फेक्शन के लिए। एंटीसेप्टिक्स कौन से हो गए? जैसे डिटोल हो गया, डिटोल तो आमतौर पर हर कोई यूज़ करता है घर में। तो डिटोल को आ गया, इन्फेक्शन को किल करेगा, एंटीसेप्टिक हो गया। फिर आ गया डिसइंफेक्टेंट्स, जो हम टॉयलेट क्लीनर वगैरह में या फ्लोर क्लीनर के लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे फिनाइल हो गया, तो वो आते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे डिसइंफेक्टेंट, जो इन्फेक्शन को ख़त्म करे, कहीं ज़ख्म हो गया, ऊपर इन्फेक्शन हो गई, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। जैसे बोरोलिन हो गया, एंटीसेप्टिक बोरोलिन, इस तरीके की। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा सारा, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मेडिसिन के अंदर, मेडिसिनल फील्ड के अंदर केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है भाई। सेकेंड इज़ एग्रीकल्चर के अंदर हम जाएंगे। तो अब एग्रीकल्चर हमारा एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। तो अब हम टेक्नोलॉजी की बेसिस पे हमने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी कर ली एग्रीकल्चर के अंदर। जैसे हम खाद का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और पोटाशियम मौजूद होता है। NPK फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं ताकि जो प्लांट को जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए मिट्टी से, ये फर्टिलाइज़र उनको मिट्टी से खींचकर पौधे को दे देते हैं। सिंपल। पेस्टिसाइड, जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो हम
जो पेस्ट को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन या फिर दवाई यूज़ करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, पेस्टिसाइड। इंसेक्ट्स को किल करने के लिए अगर हमारी फसल में कोई कीड़ा लग गया, वो इंसेक्ट है तो उसको ख़त्म करना है, ऊपर हम स्प्रे करेंगे किसी मेडिसिन, आता वो भी मेडिसिन के अंदर ही है लेकिन यूज़ तो एग्रीकल्चर में हो रहा है ना। हाँ, ये चीज़ें याद रखना, ये भी मेडिसिन का ही है, ये भी मेडिसिन का ही फील्ड है, लेकिन ये आ रहा है किसी को किल करने के लिए। यहाँ जो हमने पढ़ा ये था खुद को सेव करने के लिए, यहाँ भी किलिंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर में। पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए। फूड प्रिजर्वेटिव्स में हम मार्केट से चिप्स लाते हैं, जैम लाते हैं, अचार लाते हैं, वो उनके ऊपर 6-6 महीने की हमें मिलती है क्या, एक्सपायरी डेट, साल की भी मिलती है। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि हमारा फूड जो है वो रेंसिड ना हो सके। इसमें आप और भी एडिशन कर सकते हैं अपने से, जो आपको आसपास सराउंडिंग में मिले आप यहाँ पे एडिशन करें। फिर आ गया इंडस्ट्री में भी तो यूज़ होती है केमिस्ट्री। इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होती है, सीमेंट बनाना। भाई सीमेंट में क्या डल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट डल रहा है, जिप्सम डल रहा है ना, और भी बहुत सारी सैंड डल रही है। तो ये सारा जो यूज़ हो रहा है सीमेंट के अंदर, अलग अलग एलिमेंट्स का, अलग अलग केमिकल्स का, तो हम क्या बना पा रहे हैं, सीमेंट। तो सीमेंट में आ गया यूज़। डाइज हो गया कलर बनाने के लिए, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ये सारे हम बनाते जा रहे हैं भाई, तो केमिकली इनको बनाया जा रहा है, तो डाइज में इसका यूज़ होता है। फिर आ गया पेंट्स में, जब हम पेंट्स बनाते हैं तो पेंट्स में भी तो बहुत सारी चीज़ों का कंपोजिशन होता है, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके हम पेंट बनाते हैं, तो पेंट की इंडस्ट्री बन गई पूरी। इंडस्ट्री वो चीज़ होती है, यहाँ भी याद रखना यहाँ इंडस्ट्री क्यों लिखा है, इंडस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे एक क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में बनती है, वहाँ पे हर काम छोटा छोटा स्पेसिफिक लेबर को बांट दिया जाता है। ठीक है, आयरन इंडस्ट्री हो गई, वो भी इंडस्ट्री ही होती है जहाँ लोहा बनाया जाता है। स्टील इंडस्ट्री हो गई, वो सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर किसी एक चीज़ को लार्ज क्वांटिटी में प्रिपेयर किया जाता है, उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री का डेफिनेशन हो गया, ब्रांचेस भी केमिस्ट्री की हो गई, इंपॉर्टेंस भी केमिस्ट्री की हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन की तरफ। देखिए ये मैटर आ गया, अब उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो, उसने कोई स्पेस कोई कवर किया हो, या हमारा कोई सेंस ऑर्गन उसे महसूस कर सके, उसे बोलते हैं हम मैटर। जैसे एयर आ गई, एयर को मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन स्किन एक मेरा सेंस ऑर्गन है जो उसको फील कर सकता है, इट मीन्स एयर भी क्या है, मैटर। चेयर मेरे सामने पड़ी हुई है, लेट अस सपोज, ठीक है, अब चेयर को मैं देख तो सकता हूँ ना, मुझे दिखाई दे रही है, तो मेरा आईज क्या है, सेंस ऑर्गन ही है, तो उसको महसूस कर पा रहा है ना, सामने चेयर पड़ी हुई है, और उस चेयर ने कुछ स्पेस भी कवर की हुई है, उस चेयर का कुछ मास भी होगा, तो मैं चेयर को क्या डिक्लेयर कर दूंगा, मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो, जिसने कोई स्पेस कवर की हो, अगर हमारा कोई सेंस ऑर्गन उसे महसूस कर पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मैटर। अब करेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन। हम मैटर का क्लासिफिकेशन दो कैटेगरीज में मेन करते हैं, एक आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम बेसिक 3 चीज़ें पढ़ते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये तो आप जानते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्या चीज़ें हैं भाई। ठीक है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़े से पार्टिकल्स दूर लूज होते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स वो बहुत दूर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी 2 हमारे पास होती हैं, वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। एक आता है हमारे पास प्लाज्मा। ठीक है जी, प्लाज्मा भी मैटर है। हम बेसिक पढ़ते हैं 3 मैटर्स, 1 2 3, ये हमें डेली लाइफ में मिलते हैं फिजिकली। तो प्लाज्मा भी एक मैटर की स्टेट है, 4th। ठीक है, और ये स्टेट वहां पाई जाती है जहां गैसेस आयोनाइज्ड हो जाती हैं, जहां चार्ज पार्टिकल्स पाए जाएं, जहां पे वेरी हाई टेम्परेचर हो। वेरी हाई टेम्परेचर कहाँ है, सन, स्टार। सन और स्टार की सरफेस पे मुझे क्या मिलेगा, एक नया मैटर मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, प्लाज्मा। जहां पे टेम्परेचर वेरी हाई हो, उस जगह पे मुझे कौन सा मैटर का स्टेट मिलता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अलावा एक और होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो देखो दूसरा इसी का ऑपोजिट लिख दो, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो तो प्लाज्मा स्टेट मिलती है, टेम्परेचर बहुत कम हो तो हमें क्या मिलती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ग्लेशियर्स के ऊपर जहाँ टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होता है, -273 केल्विन तक जहाँ चला जाए,
तो जहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर मुझे मिले वहाँ पे कौन सी स्टेट पाई जाती है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। सीधा समझो, प्लाज्मा पाई जाती है वेरी हाई टेम्परेचर पे, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन हमें ये जो मैटर है ये कहाँ मिलता है, हमें वेरी लो टेम्परेचर पे। सिंपल। तो एक सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनको आप अच्छे से जानते हो तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्लास केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम दो पहले कैटेगरीज बनाएंगे, एक आ गया प्योर सब्सटेंस, दूसरे आगे इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस कौन से हो गए, जो एक ही काइंड के एलिमेंट के साथ या एक ही काइंड के एटम्स के साथ मिलके बने होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्योर सब्सटेंसेस। अब जरूरी नहीं है कि एक ही काइंड का एटम हो, अगर रेशियो फिक्स हो, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज जिसमें दो से दो तीन चार एटम से मिलकर भी कोई चीज बने लेकिन उसका रेशियो बाय मास अगर फिक्स है तो भी वो क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस। देखिए प्योर सब्सटेंस कौन से हो गए, जो कि एक ही काइंड के एलिमेंट से या फिर एक ही काइंड के एटम से मिलकर बने होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास आ गए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट कौन हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन, आयरन, पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट भाई, क्योंकि आयरन में सिर्फ एक ही काइंड का एटम है, वो कौन सा है, आयरन का। ऑक्सीजन में एक ही काइंड का एटम है, वो कौन सा है, ऑक्सीजन का। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो आगे तीन कैटेगरीज में डिवाइड हैं, आप पीरियोडिक टेबल तो जानते हो अच्छे से। मेटल्स, ठीक है, मेटल्स कौन से हो गए, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये सारे क्या है, मेटल्स। फिर आगे नॉन मेटल्स, ठीक है ना, ब्रोमाइन हो गया जैसे। तो नॉन मेटल्स वो हो गए, देखो मेटल्स का आपको ये भी पता है कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि 10th में चैप्टर भाई मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करना होगी, लगता नहीं है कि भाई कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा आ गया मेटलाइड्स, जिनको आप सेमीकंडक्टर्स भी बोल सकते हो। मेटलाइड्स कौन से होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। तो ये तीन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्योर होते हैं, जो एक ही काइंड के एटम से मिलकर बने हैं। दूसरा प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है। अब कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड वो चीज़ होगी जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स होंगे, लेकिन उनका एक भी हो सकता है, एक टाइप का भी एटम हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन उसका जो मास का रेशियो है वो फिक्स होगा। क्या होगा, मास का रेशियो फिक्स होगा। जैसे वाटर ले लो, H2O, हाइड्रोजन 2 हैं तो मास 2 हो गया। ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना आएगा, 16। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालो, आएगा 1:8। भाई जब 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड होंगे, आपस में मिक्सअप होंगे, तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ग्लूकोज हो गया, C6H12O6 हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे हमारे पास इस तरीके के कंपाउंड पाए जाते हैं जिनमें मास का रेशियो फिक्स होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, अभी हमने पढ़ा, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा कंपाउंड आ गया इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कौन से होंगे, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मेनली पाए जाते हैं। याद रखना, कहीं बोलते हैं सिर्फ कार्बन, वो गलत होता है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जिस भी कंपाउंड में मौजूद होंगे उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कोई कंपाउंड हमें मिलता है तो उसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, HCl हो गया, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऑर्गेनिक जैसे मीथेन हो गया, CH4, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप दूसरे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी आपने पढ़े हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक। बाकी इनऑर्गेनिक, कैल्शियम कार्बोनेट, इनऑर्गेनिक का एग्जांपल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ठीक है ना। आयरन सल्फेट ले लो, तो वो सारे Fe2SO4, आयरन सल्फेट ले लो, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये थी कैटेगरी कंपाउंड्स की। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी, एक थे प्योर, एक थे इम्प्योर, ठीक है। तो इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होंगे, जिसमें एक से ज़्यादा काइंड के एटम होंगे और कोई रेशियो मास का कोई फिक्स नहीं होगा जिसमें, उन्हें बोलेंगे हम इम्प्योर। इम्प्योर भी दो टाइप के होते हैं। पहले आगे हमारे पास होमोजीनस, ठीक है। अब होमोजीनस क्या हो गए, होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम। जीनस का मतलब होता है फेस, सेम फेस। होमोजीनस मतलब
जिनका सेम फेस हो जाए। मतलब आप दो चीज़ों को आपस में मिक्स करो किसी भी रेशियो में, लेकिन मिक्स करने के बाद आपको जो भी सोल्यूशन मिलेगा, आमतौर पे हम सोल्यूशन होता है, हमें जो भी चीज़ मिलेगी उसमें आप फेस पहचान नहीं सकते, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। लेट अस सपोज मैं वाटर में शुगर मिक्स कर देता हूँ, साल्ट भी मिक्स कर देता हूँ, तो मिक्स करने के बाद मैं उसको देख कर नहीं बता सकता कि इसमें कितनी शुगर है, इसमें नमक कितना है, पानी कितना है, या तीनों को अलग अलग मैं देख भी नहीं सकता। जब तक मैं चखूंगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि इसमें मीठा है या नमकीन है। तो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये वाटर है, लेकिन उसमें शुगर और साल्ट दोनों का फेस वाटर के साथ मिक्सअप हो चुका है। तो वो कौन सा कंपाउंड बनता है, वो कौन सा सब्सटेंस बन गया इम्प्योर, कौन सा वाला होमोजेनियस, और कहलाएगा वो मिक्सचर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनस का मतलब होता है फेस, जिसमें फेस क्या हो जाए, डिफरेंट, सामने दिखेगा। भाई मैं वाटर में सैंड मिक्स करूंगा तो मुझे सामने दिखेगा ना गिलास में कि भाई सैंड और वाटर मिक्स है, या मड्डी वाटर लूंगा या चाक का वाटर लूंगा, तो जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा मुझे सामने दिख रहा है कि पानी में मिट्टी मिक्स है, मिट्टी तो सामने नजर आएगी। यहाँ पे फेस आपस में मिक्स नहीं होता है। हेटेरो मतलब डिफरेंट फेस, सैंड का फेस अलग नजर आएगा, वाटर का फेस अलग नजर आएगा। तो ऐसे जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, हेटेरोजेनस सब्सटेंस। अब हेटेरोजेनस भी दो टाइप की आगे, फर्स्ट इज सस्पेंशंस, सेकंड इज कोलाइड्स। अब सस्पेंशन और कोलाइड क्या है? सस्पेंशन में जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो 1 माइक्रोमीटर से लार्ज होता है, और कोलाइड्स में जो पार्टिकल होता है, जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। ठीक है, मतलब जैसे मिल्क हो गया, दूध में पानी डालो तो दूध के पार्टिकल्स पानी से मिक्सअप हो जाते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म कंपोजिशन में थ्रू आउट वो मिक्सअप हो जाता है। तो आप पहचान नहीं सकते कि मिल्क नीचे है वाटर ऊपर है, कुछ ऐसा कोई वहां पे फंडा नहीं होता, मिक्स हो जाता है। वो बन गया मेरे पास कोलाइड। ठीक है, फॉग हो गई, पेंट्स हो गए, ये सारे कोलाइड्स होते हैं। दूसरा आ गया सस्पेंशन। सस्पेंशन में मुझे सामने दिखाई देगा भाई, जैसे मैंने इस सैंड को डाला वाटर में तो सैंड मुझे अलग नजर आ रही है, वाटर अलग नजर आ रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। तो वो जो कंपोजिशन होती है उसे बोलते हैं सस्पेंशंस। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट जो क्लासिफिकेशन था मैटर का। अब इन सारी डेफिनेशंस को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अब नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का। ये जो अभी आपने इससे पहले जो टेबलर फॉर्म में जो मैपिंग की थी उसको माइंड में रखकर उन सब की डेफिनेशन ही करेंगे। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन की, हमने समझा था मैटर टॉप पे। तो मैटर मैंने समझाया था कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो, स्पेस कवर करे, हमारा कोई सेंस ऑर्गन उसे महसूस करे, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। एग्जाम्पल वुड, चेयर, एयर, स्टोन एटसेट्रा। ठीक है, अब ये जो मैटर है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन वो है हम 3 टाइप में करते हैं। ठीक है, होती 5 है, बेसिक जो है वो हमारे पास 3 है। जो 4th और 5th वाली है वो वाली क्लासिफिकेशन हाई टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। नंबर 1 इज सॉलिड। तो सॉलिड क्या होते हैं, इनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप होगा। ठीक है, सॉलिड के ऊपर अगर पार्टिकल्स पे फोर्स लगाओ, ठीक है, तो वो अपना अरेंजमेंट चेंज नहीं करते हैं, मतलब जो पार्टिकल जहां है वहीं रहेगा, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम मेन पढ़ेंगे फिलहाल जल्दी में। डेफिनेट शेप होता है, सारे पार्टिकल वेरी क्लोज होते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ठीक है जी, और भी ये क्रैकिंग इफेक्ट, और भी बहुत सारे इफेक्ट शो करता है, जैसे क्रैकिंग इफेक्ट हो गया, ये सॉलिड शो करता है। और इनका जो शेप है ये रूम टेम्परेचर तक फिक्स रहता है, ये अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करते रूम टेम्परेचर के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास सॉलिड्स। दूसरा आ गया हमारे पास लिक्विड। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, नो डेफिनेट शेप। भाई जिस बर्तन में डालोगे वैसी ही शक्ल ले लेगा, और इसके पार्टिकल जो आपस में
लूजली बाउंड होते हैं और रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स में, रैंडम मोशन में मूव करते हैं ये, ठीक है। तीसरा, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो रूम टेम्परेचर से, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, सॉरी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लिक्विड। थर्ड इज गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, इनका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, नो डेफिनेट शेप। इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैसेस एक्सपेंड करती हैं, ये होगी हमारे पास गैसेस। तो अब देखो ये जो तीनों स्टेट्स हैं ये इंटरकन्वर्टेबल है आपस में। ऑल दीज स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल, ऑल दीज स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल। ये सारी स्टेट्स इंटरकन्वर्टेबल है। मतलब अगर आप इसमें कोई डेफिनेट टेम्परेचर या प्रेशर इसका चेंज करो तो आप इन स्टेट को बदल सकते हो। कैसे? देखो ये आ गया मेरे पास सॉलिड, यहां करता हूं मैं, यहां समझाता हूं, यहां करते हैं। देखिए ये मेरे पास आ गया सॉलिड। सॉलिड का अगर मैं टेम्परेचर राइज करूं तो वो हो जाएगा लिक्विड, मेल्टिंग होगी ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। ये बन जाएगा लिक्विड। लिक्विड का अगर मैं और टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो वो बन जाएगा गैसेस फॉर्म में, ठीक है। इसके वेपराइजेशन होगा, यहाँ पे प्रोसेस चलेगा वेपराइजेशन का। सेकेंड इज गैस से मैं वापस लिक्विड बना सकता हूँ। गैस का अगर मैं टेम्परेचर डाउन कर दूं तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड का और टेम्परेचर डाउन करेंगे, क्या बन जाएगा? सॉलिड। सॉलिड को डायरेक्ट मैं गैस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, सॉलिड टू गैस। जैसे हमारे पास फिनाइल की टेबलेट्स आती हैं, हम रखते हैं एक जगह, होती सॉलिड है, एकदम से गायब हो जाती है। जैसे ऑर्डिनिल हो गया, वॉशरूम में हम फ्रेशनर के लिए रखते हैं ऑर्डिनिल, उससे होता क्या है? होता सॉलिड है लेकिन वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना है इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और गैस भी जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं डिपोजिशन। अगर गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए इस प्रोसेस को डिपोजिशन बोलते हैं। सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन होता है, ठीक है। सॉलिड का लिक्विड में जाना मेल्टिंग होता है, लिक्विड टू गैस जाना बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा तो लिक्विड गैस में चली जाएगी। गैस को अगर आप इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन करोगे लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को फ्रीज करोगे तो सॉलिड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो तीन स्टेट्स हमने लिखी ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। अब करते हैं इसकी नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, एक प्योर सब्सटेंसेस की, दूसरी इम्प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस कौन से? जैसे एग्जांपल हो गया मेरे पास एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वो हो गए जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है, वो हो गए हमारे पास एलिमेंट। आप एलिमेंट को तोड़कर और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है तो उसको मैं ब्रेक और आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं है कि एटम को तोड़ेंगे तो बीच में न्यूक्लियस आएगा, प्रोटॉन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा, टूट गया जी ना। उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए, रहना वो एटम ही चाहिए, लेकिन उसको तोड़ो, फिर तोड़ने के बाद वो एटम थोड़ा रहेगा, वो तो डिस्ट्रक्टिव एटम हो जाएगा। तो एटम की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब आप सिंपलर सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और ये जो एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में तीन टाइप के मेटल, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, एग्जाम्पल्स हैं। तो नॉन मेटल की ब्रोमाइन हो गया, बोरान होगा, ठीक है, तो कार्बन हो गया, ये सारे हमारे पास नॉन मेटल की एग्जांपल्स हैं। मेटलाइड्स में आ गया जर्मेनियम आ गया, गैलियम आ गया, एटसेट्रा, आर्सेनिक आ गया, ये मेटलाइड्स आ गए। तो मेटल वो जिनमें से करंट पास होता है, नॉन मेटल्स में से करंट नहीं पास होता, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ये सिंपल है। मेटलाइड्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं कंपाउंड।
कंपाउंड का भी हमने देखा, ये सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट से भी मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसमें रेशियो फिक्स रहता है। रेशियो फिक्स मतलब जैसे वाटर हो गया तो H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 2:1 होंगे तभी तो वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो CO2, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होंगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मतलब यहाँ रेशियो फिक्स रहता है, उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास 2 टाइप के आगे, एक आगे ऑर्गेनिक, एक आगे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मैंने आपको अभी 3rd टाइम रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो ऑर्गेनिक, इसके अलावा कुछ भी हो इनऑर्गेनिक। अगर ये सिंगल पाए जाते हैं तो तब भी इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल यूरिया हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। तो मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, ठीक है ना। इथाइन, प्रोपाइन, बुटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन हो गया। इथीन, ठीक है ना, इथीन भी क्या हो गया, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो हो गए जिसमें ये दोनों कंपाउंड्स नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो सिंगुलर फॉर्म में पाए जाएंगे, जैसे HCl हो गया, केमिकल है, कार्बन तो इसमें है नहीं है, हाइड्रोजन तो है। दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 लिखो, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होगा वो होंगे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल भी ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो जिसमें हाइड्रोजन कार्बन हो ऑर्गेनिक, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ पाया जाए तो इनऑर्गेनिक। अब चलते हैं नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन कौन सी, प्योर सब्सटेंसेस की, इम्प्योर सब्सटेंसेस की। ऐसे सब्सटेंस जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हो। एटम्स क्या होंगे उसमें अलग अलग, और इसमें पहली कैटेगरी आती है मिक्सचर। और मिक्सचर को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, एक होते हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमो का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, होमो मतलब सेम, और जीनस का मतलब होमोजेनस, जीनस का मतलब आ गया फेस, ठीक है। होमोजेनस में जीनस मतलब फेस, जिसका फेस सेम हो। एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर इन वाटर। कोक हो गई, ठीक है, कोक मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं हम, बेवरेजेस हैं जो हमारे सारे, वो किस में आती है, होमोजेनस में आती है। फॉग हो गई, ठीक है ना, ये सारे होमोजेनस हैं। फिर आगे हेटेरोजेनस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, जिसका फेस क्या हो, डिफरेंट। जीनस मतलब फेस, जिसका फेस डिफरेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, होमोजेनस। अब ये 2 टाइप के होते हैं, अभी हम पढ़ भी चुके हैं। फर्स्ट इज सस्पेंशन, एक हो गया सस्पेंशन। इसमें जैसे सैंड इन वाटर, एग्जांपल आ गई इसकी, सैंड इन वाटर, जिनका साइज 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है पार्टिकल्स का। दूसरे इसमें आते हैं कोलाइड्स, जिसमें इसका एग्जांपल हो गया मिल्क, फॉग एटसेट्रा। अब इसमें जो साइज होता है पार्टिकल का वो 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। दूसरा, ये नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, ये नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, लेकिन कोलाइड्स आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डिटेल्ड क्लासिफिकेशन मैटर का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके लॉज लेकर आएंगे हम केमिकल कॉम्बिनेशंस के नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच।